ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। अब इस मैट्रिक्स की नल स्पेस तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी डायमेंशन पूछी गई है। देखिए, नल स्पेस हम कैसे फाइंड करेंगे? एक तरीका कार तो ये हो सकता है कि हम इस सिस्टम को सॉल्व करें कि एम एक्स इक्वल टू 0, यहां से जो सॉल्यूशन स्पेस मिले उसकी डायमेंशन को देखें और फिर बताएं कि ये उसकी नल स्पेस की डायमेंशन है, यानी नलिटी है। एक तरीकाकार और भी है, क्या आप में से कोई बता सकता है? आप जीरो रोज निकाल एचबी फॉर्म में ले जाके जी कॉलम जो है सर वो नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, सर नंबर एनीवन ऑफ एल्स? नॉन कॉलम्स, ठीक है, ठीक। नल स्पेस। सर एचलन फॉर्म बना के उसकी फिर नेक्स्ट नॉन पिवट कॉलम जो है उनको काउंट करेंगे तो वो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। देखिए, हमारे पास रूल ये है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। रैंक प्लस नलिटी, फिर दैट विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना नल स्पेस को देख के, आप अपना काम रैंक से ही मुकम्मल करें। जो बाकी बच जाएगा रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू 4 रख के, वो आपके पास नलिटी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसका रैंक फाइंड करेंगे एंड यूज दिस रिजल्ट। ओके, ओके सर। number 13, the set of vectors S is linearly dependent, linearly independent, both of these या none of these। पहले तो हम इस ऑप्शन को क्रॉस करें ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्या ख्याल है? यस सर, फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि वो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो है वो कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली ये और ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये मिलता है। ये तो बहुत आसान ना हो गया। चलें हम कुछ और एक वेक्टर सेट ले लेते हैं, 1 1 3 2 3 7 और 2 2 5। अब इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इनको तो सर सॉल्व करेंगे इसको सर लीनियर कॉम्बिनेशन में रख के चेक करेंगे अल्फा बीटा और गामा की कीमतें। अगर आपको मैं एक आसान हल ना दिए बताऊं तो कि हमारे जब आपके पास 3 ही एलिमेंट दिए गए हों और इस तरह से आपने इनको चेक करना हो, ये कहाँ से लिए मल्टीपल गए? नहीं है, ये आर तो क्यूब उससे से लिए गए हैं। तो आप ऐसा करें कि इसका डिटर्मिनेंट लें 1 1 3 2 3 7 2 2 5, या रो वाइज भी लिख सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करें। अगर आंसर 0 नहीं होगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यस और सर। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ओके सर। Equal to 0 means that linearly dependent and not equal to 0 means that linearly independent। ये तब मैं बता रहा हूं जब आपके पास एलिमेंट्स भी उतने ही हों, यानी यूं कहें कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट इवेल्युएट किया जा सके बस। ये तब वैलिड होगा जब मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर बनेगा। डेफिनेटली डिटर्मिनेंट तभी डिफाइंड होगा ना जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। यस सर। ओके, लास्ट में ये क्वेश्चन है, मुझे मीटिंग से 5 मिनट पहले किसी ने सेंड किया था। If M and N are three-dimensional subspaces of R power 6, what is the possible dimension of M intersection N? आप में से कोई इस पे कमेंट करना चाहे? ओके, मैं सर इसकी डायमेंशन 6 से तो लेस ही होगी ना, क्योंकि सब स्पेस की बात कर रहे हैं। 6 से लेस होगी? यस। एक मिनट, 6 से नहीं, बल्कि फिर तो ये सारे ऑप्शन होने चाहिए। सर सी होगा इसका, सी पार्ट। सी पार्ट होगा 0 1 2 3। क्यों? सी पार्ट क्यों जी? सॉरी सी सर, ही 3 क्यों? से लेस होगी, इक्वल्स टू 3 या 3 से लेस होगी सर। नहीं नहीं, आप ये चीजें मिक्स ना करें ना। एम और एन दो वेक्टर स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस हैं आर पावर 6 की, और उन दोनों की डायमेंशन 3 है, जबकि हमें एम इंटरसेक्शन एन की डायमेंशन के बारे में होगी सर जी। सर आप समझाएं। ओके ओके, अच्छा देखिए, यहाँ जो M इंटरसेक्शन N है दैट इज द सब स्पेस
is a subspace of M and N as well. ये इन दोनों स्पेसेस की सब स्पेस है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ M इंटरसेक्शन N, that must be less than or equal to dimension of M, and dimension of M intersection N must be less than or equal to dimension of N। अब चूंकि ये दोनों ही 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायमेंशन ऑफ M इंटरसेक्शन N है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। ओके, यहाँ रिजल्ट ये यूज हो रहा है कि अगर इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V, then dimension of W is less than or equal to dimension of V। ओके जी, तो ये एमसीक्यूज मैंने आज के लिए बनाए थे। एक एमसीक्यूज हमने पीछे स्किप किया। सर अगर इसका यूनियन फाइंड करना हो तो? यूनियन सबस्पेस ही नहीं है। यूनियन सबस्पेस तभी होगी जब इसमें से कोई एक दूसरे में कंटेन करेगी। सर फिर ये कंडीशन दी गई हो कि यूनियन है और वो एक मतलब एग्जिस्ट कर रहा है यूनियन, फिर डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ना, पहले उसके साथ एक कंडीशन ये भी होगी ना कि इसका यूनियन किसके बराबर है, वो M या N के बराबर ही होगा। तो जो उन दोनों में से डायमेंशन भी गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि उसकी यूनियन की डायमेंशन क्या है। सर MCQs 10। ओके, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 10 जी सर। सर यहाँ पे 2M2 3 है जी। तो अपने का इसका से अगर 3 3 होता है उसका 9 होगा। 9 होगा। देखिए इसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई भी M23 से मुराद ये है कि इसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2/3 है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, such that each Aij is a member of R। अच्छा जी, अब इसकी जो बेसिस हैं, स्टैंडर्ड बेसिस की अगर बात की जाए तो इसके 6 एलिमेंट्स इसकी बेसिस हैं। 1 0 0 0 0 0। इसी तरह दूसरा एलिमेंट होगा 0 1 0 0 0 0। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 6 कौन से हैं। 0 0 1 0 0 0। तो इस तरह इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसके हर एलिमेंट को इन 6 मैट्रिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसकी डायमेंशन 6 है। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स की कलेक्शन हो जिसका यानी M/N मैट्रिसेस की कलेक्शन हो, तो उसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल होती है Mn के। ओके सर ये क्वेश्चन नंबर जो 11 था जी, फाइंडिंग का दिया, इसमें अगर दोनों 2.0 हो जाए, लेट जी। जैसे Z0 है इमेज जी में, तो वो क्या हम प्लेन में चले जाएंगे? बिल्कुल, इसको काइंडली उसका जो कर्नल होगा वो ज्योमेट्रिकली प्लेन होगा। ये देखिए, इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। R³ से R³ की तरफ है, ये R³ है और ये भी R³ ही है। ये x है, ये उसका y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है। x y और z, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डिफाइंड है, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप लेते हैं x y z, तो वो किधर चला जाना चाहिए? वो x y प्लेन में जाना चाहिए, क्योंकि उसका z कंपोनेंट तो 0 है। तो यहाँ से पॉइंट डायरेक्ट उससे नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर होगा x y 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 डायमेंशनल रह गया, इसका मतलब उसकी एक डायमेंशन वहां से गायब हुई, तो वो उसकी कर्नल होगा। ओके, अगर 2 कंपोनेंट इसके 0 हो जाएंगे, या यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल फ्री हो गया था z, यानी x और y तो ठीक है, x x पर मैप हुआ, y y पर मैप हुआ, तो z फ्री है ना।
सो दैट्स वाई उसके कर्नल की डायमेंशन 1 है और वो एक लाइन है। और अगर दो वेरिएबल आप फ्री कर देते हैं, एक्स को एक्स पर मैप करवा देते हैं और वाई जी की जगह 0 रख देते हैं, तो इसका मतलब वाई और जी फ्री हैं, सो दैट्स वाई वहां से एक प्लेन बनेगा। ठीक है सर इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यूज है 2015 में आया हुआ है सर। क्या? x इज इक्वल टू 6 इन r क्यूब रिप्रेजेंट अ लाइन करेगा सर, पॉइंट करेगा, प्लेन सॉरी, करेगा, एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 इन r क्यूब। देख लें सुहेल, आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे रेगुलरली। सर जी जो है वो ये कल हमने सर, ये डिस्कस किया है। ओके सर। सर यहाँ पे आपने दो कंपोनेंट का बताया कि वो 0 हो गए तो प्लेन बनेगा। सर स्पेस किस कब बनेगी अगर 3 0 हो जाए? मैं उसके कर्नल की बात कर रहा हूँ, आप उसके लिए सिंपली इसको सॉल्व करना सीखें बस। ओके सर। ओके, मैं पीछे एक एमसीक्यूज स्किप कर गया था उस वक्त। ये रहा नंबर 5। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। वी हमारे पास एक पोलिनोमियल्स की कलेक्शन है, तो ये एक वेक्टर स्पेस है, यानी वी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब plus up to so on, where each ai is a member of set R. Okay, T और S ऐसी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो इस तरह से डिफाइंड हैं कि T ऐसा करता है कि वो किसी एक पोलिनोमियल को उठाकर उसका जो आंसर देता है वो है x P of x, यानी उस पोलिनोमियल को वो एक और x से मल्टीप्लाई करवा देता है तो वो उसका इमेज है। यहां मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ यूं है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस V है और ये भी V ही है। यहां से एक पोलिनोमियल P ऑफ x लें और उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो T का रोल यही है कि वो उसको x से मल्टीप्लाई करवा देगा, सो दैट विल बी x P ऑफ x। ओके, और S एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो P ऑफ x का इमेज उसका डेरिवेटिव देता है। यहां अगर मैं ये ड्रा करूं V और ये भी V हो, तो S का रोल ये है कि यहां से एक पोलिनोमियल P ऑफ x ले और उसका इमेज हमें दे P प्राइम एट x। ओके, प्राइम मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इंटरप्रेट S T ऑफ P ऑफ x एज S कंपोजिशन T ऑफ P ऑफ x, यानी ये इनकी कंपोजिशन ली गई है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या वो कंपोजिशन 0 है? क्या वो कंपोजिशन कम्यूटेटिव है? क्या उन दो कंपोजिशंस का जो डिफरेंस है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है? और क्या उन दो कंपोजिशंस का सम एक आइडेंटिटी फंक्शन है? सिग्नल कोई नहीं, मेरी क्लास बंद हो गई था उत्ते नहीं तो रिठाट तो कोई बंद है, मैं बिस्तर लगी सर सैक्रिफाइस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहां से हमें इसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है, S कंपोजिशन T। मैं इसको जरा इकट्ठा करके ना बना दूं, ये S को मैं यहां से मिटा देता हूं और यहीं से आगे S डिफाइन कर देता हूं V से V की तरफ। ओके, सो अगर हम इस S कंपोजिशन T लें तो S कंपोजिशन T विल बी अ मैपिंग फ्रॉम दिस V टू दिस V। ओके, S T ऑफ P ऑफ x से मुराद ये है कि उस पर पहले T अप्लाई किया जाए, यानी S ऑफ T ऑफ P ऑफ x। तो जब एक पोलिनोमियल पर T अप्लाई करेंगे तो उसका मिलेगा x टाइम पोलिनोमियल, यानी दैट विल बी इक्वल टू S टाइम x P ऑफ x। ओके, और जब हम इस पोलिनोमियल के ऊपर x P ऑफ x पर S को अप्लाई करेंगे, S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और S का रोल ये है कि ये डेरिवेटिव ले लेता है। इसका मतलब ये है कि अब हमने इस पोलिनोमियल x P ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो फंक्शन हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड
प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट विच इज x। तो ये है हमारे पास एस टी ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, तो एस टी जीरो तो ना हुआ, जीरो तब होता ना जब हर एलिमेंट का इमेज जीरो होता। एक फंक्शन जीरो तब होता है जब उसके हर एलिमेंट का इमेज जीरो हो। तो ये जीरो तो नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन तो यहां से हमने खत्म किया। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एस टी इक्वल हो टी एस। तो हम जरा टी एस फाइंड करते हैं। टी एस ऑफ पी ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम टी अप्लाई एस अप्लाई करेंगे, एस ऑफ पी ऑफ एक्स। एस का क्या रोल है कि वो डेरिवेटिव बना देता है, सो दैट विल बी टी पी प्राइम एट एक्स। ओके, और टी का रोल ये है कि वो उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देगा, सो एक्स पी प्राइम एट एक्स। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, एस टी इज नॉट इक्वल टू टी एस। अच्छा, थर्ड की तरफ आते हैं। जी सर। क्या एस टी माइनस टी एस अगर हम लें, एस टी माइनस टी एस दैट विल बी इक्वल टू ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर हम इसे किसी पोलिनोमियल पर ऑपरेट करें, दैट विल बी इक्वल टू एक्स एस टी ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस टी एस ऑफ पी ऑफ एक्स। ये दो डिफरेंस ऑफ फंक्शन इस तरह से ऑपरेट होता है। तो एस टी ऊपर हमने फाइंड किया है कि वो इक्वल है एक्स पी प्राइम एट एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और माइनस हम करेंगे एक्स पी प्राइम एट एक्स को। तो एक्स पी प्राइम से कैंसिल होगा और हमें मिलेगा पी ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत पी का इमेज पी है, यानी ये एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो सेट वी के तमाम एलिमेंट्स को उन्हीं पर मैप करवा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस टी माइनस टी एस इज द आइडेंटिटी मैप ऑफ वी इनटू इटसेल्फ। सो ये राइट ऑप्शन होगा। डी आप चेक कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटी नहीं है अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें। ये क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंपोजिशन से मुतालिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सर वहाँ टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम होगा कि इतनी कैलकुलेशन करें? शायद ना हो, और शायद हो। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हो सकते हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया है, वरना ये इतना लेंथी एमसीक्यूज नहीं था। आप जस्ट कंपोजिशन फाइंड करते चले जाएं, और ये शायद 2 मिनट का एमसीक्यू है मैक्सिमम। तो समटाइम उसमें ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जो थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देखते हुए जस्ट डेफिनेशन होती है, आप उसका आंसर बता देते हैं। सर टाइम की तो खैर है, जगह कम होती है। ये आपने कौन सा वहां पर ये सारा कुछ बनाना है? तो खैर ये वाला तो पेपर में भी नहीं आने वाला ना। सर आ जाए तो बेस्ट है। जी सर, हो सकता है आ जाए ये। चलिए अल्लाह करे आ जाए। रेलिवेंट। वैसे ये एमसीक्यू मैंने लिया है जीआरई प्रैक्टिस बुक से, जो जीआरई की 4-5 प्रैक्टिस बुक्स है ना इंटरनेशनल जीआरई की, ये उसमें से है। आप उसे भी देख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी सर। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? सर टेस्ट जी सर टेस्ट कल होना है कि परसों? पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं।